दशकों से हमें सुपर विलेंस अपने बोरिंग हेंचमैन के साथ हीरो से लड़ते और उनसे हारते हुए ही नजर आए हैं, लेकिन ऐसा ग्रू और उसके मिनियंस के साथ नहीं है। अडोरेबल कैरेक्टर डिजाइन और एनिमेशन और धुआंधार कॉमेडी की वजह से डेस्पिकेबल मी मूवी फ्रेंचाइजी दुनिया के सबसे बेहतरीन क्रिटिकल और फाइनेंशियल फ्रेंचाइजीज में से एक है, जिसका फैंडम का हिस्सा लगभग हर एज ग्रुप के लोग हैं। एंड ऑफ कोर्स इसका हिस्सा हमारे सब्सक्राइबर्स तो हैं ही, जिन्होंने पिछली कम्युनिटी पोल में इस टॉपिक को वोट तो किया ही था, साथ ही साथ उन्होंने इस टॉपिक को हमें कई बार कमेंट्स में भी सजेस्ट किया था, जिसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी नोट पर जानते हैं 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द डेस्पिकेबल मी मूवी फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि ग्रू के लुक्स और पर्सनैलिटीज को किन किन पर मॉडल किया गया था, क्या होने वाला था मिनियंस का इनिशियल डिजाइन और क्या है इनकी इंस्पिरेशन की सच्ची कहानी, कौन सा है मिनियंस के बनाना का सीक्रेट जो आपने कभी नोटिस नहीं किया। जानेंगे इसके कुछ क्रिटिकल और फाइनेंशियल अचीवमेंट्स के बारे में और फाइनली जानेंगे कि डेस्पिकेबल मी यूनिवर्स से हमें और क्या क्या देखने को मिलने वाला है। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी की एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। इतने क्यूट और फनी फ्रेंचाइजी डेस्पिकेबल मी की शुरुआत स्पेनिश डायरेक्टर सर्जियो पाब्लोस ने की थी, जहां पर उन्हें इस मूवी का आइडिया आया था और उन्होंने इसे एक वर्किंग टाइटल इवल मी का नाम दिया था। आगे जाकर उन्होंने इस कहानी को पिच किया द यूनिवर्सल स्टूडियोज को। वहीं पर दूसरी ओर 2007 में क्रिस मेलेंडरी, जो 20th सेंचुरी फॉक्स के एनिमेशन के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने उस कंपनी को छोड़कर यूनिवर्सल पिक्चर्स के अंदर इल्यूमिनेशन स्टूडियोज की शुरुआत की और इस स्टूडियो के पहले प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने सर्जियो पाब्लो से इस कहानी के राइट्स को खरीदा। फाइनली उन्होंने इस कहानी को फर्दर डेवलप करने की जिम्मेदारी स्क्रीन राइटर सिंको पॉल और कैन दुरियो को सौंपी और इस मूवी को पियर कॉफिन और क्रिस रेनॉल्ड ने डायरेक्ट किया। इस मूवी के अंदर काम करने के लिए प्रोड्यूसर्स की एक स्पेशल डिमांड थी, जहां पर वो ऐसे एक्टर्स को कास्ट करना चाहते थे जो ऑन द स्पॉट इम्प्रोवाइजेशन करने में माहिर हों। यही कारण है कि इस मूवी के अंदर द ऑफिस सीरीज के माइकल स्कॉट का रोल प्ले करने वाले स्टीव कैरल को कास्ट किया गया था, जहां पर उन्होंने इस कैरेक्टर के स्पेसिफिक एक्सेंट को क्लासिक एक्टर्स रिकार्डो मोंटलबान और बेला लुगोसी पर मॉडल किया था। वहीं पर इस कैरेक्टर के लुक्स को एनिमेटर्स ने ब्रिटिश कार्टून ग्रेमली फिंडिश और द एडम्स फैमिली के गॉर्डन क्रेवन पर मॉडल किया था। मूवी के अंदर अपने रोल्स को ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव और कन्विंसिंग बनाने के लिए एक्टर्स बड़े से बड़े कमिटमेंट करते हैं, जहां पर अपनी कैरेक्टर्स को फील करने और समझने के लिए उन्हें कई बार मेंटल और फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू भी जाना पड़ता है। लेकिन क्या ये सब कुछ करना एक एनिमेटेड कैरेक्टर के लिए भी जरूरी है? वेल, मूवी के अंदर मिस्टर पर्किंस के वॉइस कास्ट विल अर्नेट के लिए भी ये बात जरूरी है, क्योंकि मूवी के अंदर इस कैरेक्टर की प्रेजेंस और वेट को देखते हुए उन्होंने खुद के वेट को भी स्लाइटली बढ़ाने का फैसला किया, जिसने उनके हिसाब से इस कैरेक्टर के भारी आवाज को बनाने में हेल्प की। डेस्पिकेबल मी मूवीज के फनी होने का रीजन इसके फनी कैरेक्टर्स तो हैं ही, साथ ही साथ इन मूवीज के अंदर फिजिकल परफॉर्मेंस का भी एक एलिमेंट है जो इन्हें और भी ज्यादा फनी बनाता है, जिसका इंस्पिरेशन थ्रू आउट द एजेस कई सारे बेहतरीन और मशहूर फिजिकल परफॉर्मर्स से लिया गया है। एग्जाम्पल के रूप में ग्रू की चाल के लिए कॉमेडियन पीटर सेलर्स और रोवन एटकिंसन के मिस्टर बीन से इंस्पिरेशन ली गई है। वहीं पर इस मूवी में दिखाए हुए सारे के सारे फिजिकल परफॉर्मेंस का इंस्पिरेशन बस्टर कीटन और चार्ली चैपलिन से ली गई है। वहीं पर ग्रू की फिजिकल बिहेवियर्स को स्टीव कैरल के ही फिजिकल बिहेवियर पर मॉडल किया गया है, जहां पर रिकॉर्डिंग के दौरान स्टीव कैरल के भी फुटेज को रिकॉर्ड किया जाता था, जिसके हिसाब से ही एनिमेटर्स ग्रू को एनिमेट करते थे। डेस्पिकेबल मी मूवी के अंदर हमने ग्रू को एक इवल जीनियस विलन के रूप में देखा, लेकिन अगर मूवी पुराने हिसाब से बनी होती तो ग्रू बेसिकली आपको एक इवल सुपर विलन के रूप में भी दिखता, क्योंकि उसे मूवी के अंदर एक्चुअल सुपर हीरो से भी लड़ते हुए दिखाया जाने वाला था, जहां पर उसका एक सुपर हीरो दुश्मन भी डिजाइन किया गया था, जिसे मूवी के अंदर द हाइंडसाइट बुलाया जाता। लेकिन अगर ऐसा होता तो अब इसकी कहानी बहुत हद तक द मेगा माइंड मूवी से इंस्पायर्ड लगती, इसीलिए यहाँ पर इस चीज को बदल दिया गया। क्रिस्टियन विग, जिन्होंने इस मूवी सीरीज के अंदर ग्रू की वाइफ लूसी वाइल्ड का रोल प्ले किया था, उन्होंने पहली मूवी के अंदर मिस हैटी का भी रोल प्ले किया था, जिन्होंने तीनों की तीनों लड़कियों को ग्रू को सौंपा था। साथ ही साथ सेकंड मूवी में एक सीन के दौरान लूसी वाइल्ड का नंबर लीक भी हो गया था, जो बेसिकली फैंस के लिए एक ईस्टर एग और रेफरेंस जोक था, जिस नंबर पर कॉल करने पर क्रिस्टियन विग ने लूसी वाइल्ड की आवाज में अपनी एक रिकॉर्डिंग डाली थी।
मिनियंस इस पूरी की पूरी फ्रेंचाइजी की पहचान, जो इस मूवी के आते ही पॉप कल्चर और ऑनलाइन मीम कल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन ओरिजिनली इनका डिजाइन पीला, नाटा और क्यूट फनी ना होकर बहुत ही अलग होता, जहां पर इन्हें कई बार स्टूपिड रोबोट्स की तरह नहीं तो कई बार ह्यूमन लाइक भी इन्विजन किया गया था। लेकिन उन्हें एक्सप्रेस और एनिमेट करने में बहुत ज्यादा टाइम और पैसे लग रहे थे, जिसके कारण इनके इस डिजाइन को फॉलो किया गया। बहुत लंबे समय तक इंटरनेट पर इस मिसकंसेप्शन को शेयर किया गया था कि मिनियंस को बेसिकली जर्मन नाजी कैंप में रहने वाले बच्चों पर मॉडल किया गया था, जिन पर एक्सपेरिमेंट्स होते थे। लेकिन एक्चुअली ये मिथ भी क्लियर हुआ, जहां पर ये फोटो बेसिकली एडल्ट रॉयल नेवी सबमरीन सोल्जर्स का है, जिन्होंने हेल्थ रीज सूट पहना है। वैसे यहाँ पर फिल्म मेकर्स के हिसाब से उन्होंने मिनियंस को बेसिकली विली वोंका के उम्पा लुम्पास पर मॉडल किया था। इतना ही काफी नहीं है, डायरेक्टर पियर्स कॉफिन और क्रिस रेनॉल्ड ने इस मूवी के अंदर इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज भी क्रिएट की है, जो बेसिकली स्पेनिश, फ्रेंच और रशियन का कॉम्बिनेशन है, और इस लैंग्वेज को मिनियनीज कहा जाता है। और तो और इन मूवीज के अंदर इन मिनियंस की डबिंग इन मूवीज के को डायरेक्टर पियर कॉफिन ही करते हैं। वेल, आपने मिनियंस के बारे में तो जान लिया, पर क्या आपने कभी इन मिनियंस को गिनने का सोचा है? वेल, अगर आप ये करना ही चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पर इस चीज के लिए वार्न कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपका टाइम बहुत लगने वाला है। और ऐसा इसलिए कि थ्रू आउट द फ्रेंचाइजी कई सीन्स में मिनियंस को 10,000 से भी ज्यादा दिखाया गया है। और ये कमाल की बात इसलिए है क्योंकि हर एक मिनियन की पर्सनैलिटी दूसरे मिनियन से बहुत अलग है, और यहाँ पर इनके पीछे एनिमेटर्स का बहुत पसीना छूटा है, क्योंकि ऑन द एवरेज मिनियंस के 5 पॉसिबल हेयर स्टाइल्स हैं और साथ ही साथ 40 बॉडी कॉम्बिनेशंस, जिनकी मदद से ही इन्हें यूनिक दिखाया जा पाना पॉसिबल हो पाया। आजकल मूवीज और टीवी शोज के बीच में प्रोडक्ट प्लेसमेंट्स तो बहुत आम है, लेकिन कई बार इन्हें इतनी स्नीकी तरीके से दिखाया जाता है कि आपके आंख के सामने होते हैं, लेकिन आपको इनका पता भी नहीं चलता। एग्जाम्पल के रूप में मिनियंस जिन बनाना के दीवाने हैं वो कोई आम बनाना नहीं है, और अगर आप इन बनानास को ध्यान से देखेंगे तो आपको एक निशान देखने को मिलेगा, जो बेसिकली रियल लाइफ फल और बनाने बेचने वाली कंपनी चिकविता ब्रांड का लोगो है। और स्पेसिफिकली इस मूवी के अंदर अपीयर होने के लिए यूनिवर्सल पिक्चर्स के साथ उनकी डील हुई थी। सेकेंड मूवी के अंदर दिखा रिटायर्ड लूचा लिब्रे एल माचो बेसिकली 50s और 60s के रेसलिंग आइकन एल सांतोस पर मॉडल किया गया था, जो बेसिकली मूवी और टीवी स्टार भी थे। एल माचो की कहानी और उसकी बैक स्टोरी लिखने के लिए एनिमेटर्स ने बस इस बात को इमेजिन किया कि क्या हुआ होगा जब एल सांतोस जैसा लेजेंड रिटायर हुआ होगा। वैसे इस कैरेक्टर को पहले हावियर बारडेम और एल पचिनो भी इसका रोल प्ले करने वाले थे, जहां पर एल पचिनो ने इसके कई सारे लाइंस को ऑलरेडी रिकॉर्ड भी कर लिया था, लेकिन किसी और प्रोजेक्ट में बिजी होने के कारण उन्होंने इसे छोड़ दिया। फाइनली इस कैरेक्टर को मूवी के अंदर बेंजामिन ब्रैट ने प्ले किया। डेस्पिकेबल मी 3 मूवी के अंदर ड्रू के भाई ड्रू को द एडम्स फैमिली की सीक्वल मूवी 1993 की द एडम्स फैमिली वैल्यू मूवी के अंदर एक बार फिर से अंकल फेस्टर पर ही मॉडल किया गया है, बट ये स्पेसिफिकली उसी लुक का डिजाइन था जहां पर द एडम्स फैमिली वैल्यूज मूवी के अंदर अंकल फेस्टर मिस्टर डेबी के रूप में डिस्गाइज हुए थे। यहाँ पर इस कैरेक्टर को भी स्टीव करेल ने ही अपनी आवाज दी है, और वो इस फ्रेंचाइजी के फ्यूचर में इस कैरेक्टर को और भी ज्यादा प्ले करना चाहते हैं। मूवी के अंदर दिखाए हुए फिक्शनल सिटी फ्रीडोनिया का इंस्पिरेशन 1933 की कॉमेडी मूवी डग सूप से इंस्पायर्ड है, जहां पर इस मूवी के अंदर भी इसी नाम की कंट्री का एक मेंशन है। साथ ही साथ इस मूवी के अंदर जिस डूमोंट डायमंड की कहानी को दिखाया गया है वो इसी मूवी में मिसेस टीचडेल का कैरेक्टर प्ले करने वाली मार्गेट डूमोंट के नाम पर बेस्ड था। मिनियंस दुनिया भर में इतने पॉपुलर और प्यारे हो गए कि इल्यूमिनेशन स्टूडियो ने उनकी अपनी सोलो स्पिन ऑफ मूवी डेवलप की, जिसमें बिना किसी मेन लीड कास्ट के होने के बावजूद भी ये मूवी दुनिया भर में बहुत धमाकेदार साबित हुई, जहां पर इस मूवी के अंदर बॉब, केविन और स्टुअर्ट के साथ साथ 899 मिनियंस की आवाज को इस मूवी के को डायरेक्टर पियर कॉफिन ने ही आवाज दिया था। और ये मूवी इतनी ज्यादा सक्सेसफुल साबित हुई कि इसने सिर्फ और सिर्फ $75 मिलियन की बजट पर $1 बिलियन से भी ज्यादा कमाए, वो भी बिना री रिलीज के। और इसने अपनी पिछली आई तीनों की तीनों डेस्पिकेबल मी मूवीज के इंडिविजुअल बॉक्स ऑफिस मूवीज के कलेक्शन का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब चलिए बात करते हैं डेस्पिकेबल मी मूवीज के क्रिटिकल और फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस के बारे में, जहां पर अगर सबसे पहले बात करें फाइनेंशियली तो यहाँ पर मिनियंस को छोड़ के
डेस्पिकेबल मी मूवीज ने $225 मिलियन पर टोटल $2.5 बिलियन वर्ल्ड वाइड कमाए हैं, जहां पर मिनियंस के $74 मिलियन के बजट पर $1 बिलियन को और जोड़ देते हैं तो ये $3.7 बिलियन हो जाते हैं। और यही चीज इसे दुनिया की हाईएस्ट ग्रोसिंग एनिमेटेड मूवी फ्रेंचाइजी बनाता है। वहीं पर अगर दूसरी ओर बात करें अवार्ड्स की तो यहाँ पर एकेडमी अवार्ड्स में डेस्पिकेबल मी 2 को बेस्ट एनिमेटेड फीचर और ओरिजिनल सॉन्ग का नॉमिनेशन मिला था। वहीं पर गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड में डेस्पिकेबल मी 1 और डेस्पिकेबल मी 2 को बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म का अवार्ड नॉमिनेशन मिला था। वहीं पर बाफ्टा अवार्ड्स में बेस्ट एनिमेटेड फिल्म के लिए डेस्पिकेबल मी 1, डेस्पिकेबल मी 2 और मिनियंस को नॉमिनेट किया गया था। एंड ऑब्वियसली सारी की सारी चीजें इस बात का बहुत बड़ा सबूत हैं कि इस फ्रेंचाइजी का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होने वाला है। जी हाँ, ब्राइट फ्यूचर से मेरे कहने का मतलब ये था कि डेस्पिकेबल मी फ्रेंचाइजी और भी आगे बढ़ने वाली है, जहां पर मिनियंस की दूसरी स्पिन ऑफ मूवी मिनियंस द राइज ऑफ ग्रू अगले साल यानी 1 जुलाई 2022 में रिलीज होने वाली है, जहां पर कोविड के चक्कर में इसकी एनिमेशन और प्रोडक्शन में डिले हुआ था और ये पहले 3 जुलाई 2020 को ही रिलीज होने वाली थी। खैर, इस मूवी के रिलीज होने के बाद 2017 में इल्यूमिनेशन के चीफ क्रिस मेलेंडारी ने डेस्पिकेबल मी 4 के भी डेवलपमेंट की बात की है। और अगर आप तब तक इनका वेट नहीं कर सकते तो आपके पास मिनियंस की यूनिवर्स से बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए, जहां पर आप इस दौरान मिनियंस की 14 शॉर्ट फिल्म्स को देख सकते हैं जो थ्रू आउट द फ्रेंचाइजी रिलीज हुए थे। साथ ही साथ डेस्पिकेबल मी की 3 बुक्स को भी रिलीज किया गया है जो 6 से 13 साल के बच्चों के लिए बनाया गया है। वहीं पर इसके और 6 बुक्स को भी रिलीज किया गया था जो बेसिकली जूनियर नॉवेल्स थे। साथ ही साथ इसी साल जून 2021 में मिनियंस की अपनी डिजिटल सीरीज को भी लॉन्च किया गया है, जिसमें 40 एपिसोड्स होंगे और इसका नाम सैटरडे मॉर्निंग मिनियंस होने वाला है और ये हर हफ्ते इल्यूमिनेशन के इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज पर अपलोड होंगे। तो गाइज, ये थे 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द डेस्पिकेबल मी मूवी सीरीज फैक्ट्स। मेरे हिसाब से इन मूवीज के अंदर दिखाया हुआ कैरेक्टर डिजाइन, एनिमेशन और कॉमेडी बाकी एनिमेटेड मूवी से काफी ज्यादा यूनिक है। यही कारण है कि ये मूवी सीरीज मुझे बहुत ज्यादा पसंद है एंड ऑफ कोर्स मैं इसकी आने वाली सारे के सारे प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद जरूर आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में बताए हुए कौन कौन से फैक्ट्स जानकर हैरानी हुई और आप इस सीरीज के बारे में और कौन कौन से फैक्ट्स जानते हैं। हमारी आने वाली ऐसी ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस के भी एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों और ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।